ओके। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग इसेंशियल एलिमेंट एंड द फंक्शन इन प्लांट। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं कि आपको क्या कर दिया जाता है कि आपको ए एंड बी आपको क्या दे दिए जाते हैं, स्टेटमेंट टाइप में दे दिए जाते हैं। देन आपको फॉलोइंग करना है कि आयरन के अंदर क्या एक्टिविटी होगी, जिंक में क्या है, बोरोन में क्या है एंड मैग्नीज में क्या है। इनके फंक्शन सामने दे दिए जाते हैं। देन पूछा जाता है कि बताओ इनमें से क्या सही है, फॉलो आप इनको मैच करके बताओ। तो देखो आपका क्या है यहाँ पे, अगर अपन नॉर्मल देखते हैं तो आयरन का रोल किसके अंदर आता है बताओ जरा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर आता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर किसका रोल आता है, देखो बच्चों मैग्नीज का रोल आता है। क्योंकि जब अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखते हैं कि आपका जब P680 आपने क्या देखा कि आपका रिएक्शन सेंटर है P680 रिएक्शन सेंटर ये, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि जब लाइट आती है तो ये क्या होते हैं, ये एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये देखो, ये देखो ये एक्साइटेड फॉर्म में मैंने बना दिया, ठीक है। रिएक्शन सेंटर है PS सेकंड है, ये क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड है, ठीक है। ये एक्टिवेट हुआ, इसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे, रिलीज करे। कितने इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। डन है यहाँ तक। अब देखो क्या होता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स में से, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। ये क्या है, हमारा एंटीना कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे क्या होंगे, कैरोटेनॉइड्स होंगे, क्लोरोफिल बी होंगे, क्लोरोफिल ए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, 5 स्टेज होती है। लाइक अपन S0 से S1, S1 से S2, S2 से S3, S3 से S4 एंड देन ये लो। और यहाँ से अपन बोल सकते हैं, ये देखो यहाँ पे H2O है और यहाँ पे अपन बोलते हैं कि हाँ यहाँ से क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो गया। अब जब भी ये स्टेज क्या होती है, यहाँ पे S0 से S1 में क्या होती है, ये स्टेज ट्रांसफर होती है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। हर एक स्टेज से एक इलेक्ट्रॉन आता है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो P680 ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और ये एक्साइटेड फॉर्म में अंदर आ गया है, तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, फियोफाइटिन को दे देगा, ठीक है। फियोफाइटिन से ये कहाँ चले जाएंगे, QA एंड QB के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास आ जाएंगे, ठीक है। देन आपका आगे फर्दर ये क्या करके जाएगा, आगे आपका जेड स्किम पाथवे कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ईच एंड एवरी स्टेज के अंदर यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं उनकी पूर्ति करनी है, उनकी कमी दूर करनी है। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी दूर करने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या है बच्चों, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट स्टेज के अंदर हम क्या देखते हैं, S0 से S1 में जा रहे थे। यहाँ पे क्या है, हमें वाटर की स्प्लिटिंग भी करानी है। हमें पता है यहाँ पे क्या होगी, वाटर की स्प्लिटिंग, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग भी करानी है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कराना है। क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन देखो, अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे D1 प्रोटीन होता है। यहाँ पे एक प्रोटीन है, क्या नाम है इसका, D1 प्रोटीन है। D1 प्रोटीन के अंदर टायरोसिन मॉलिक्यूल होते हैं, इसके पास चल जाते हैं, इसके पास आते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, P680 के पास दोबारा आ जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी उतनी ही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, दोबारा से आपके P680 को मिल जाते हैं, ठीक है। एक्साइटेड लाइट आई, एक्साइटेड हुआ, देन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, वापस ग्राउंड स्टेट में आके देखा, अरे यार इलेक्ट्रॉन ही कम हो गया अपने तो इन इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा, जब हमारी वाटर की स्प्लिटिंग होगी, 2H2O है, तो 2H2O की अगर स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे, तो हमें पता है यहाँ से क्या निकल रहे हैं, यहाँ से हमारे 4 प्रोटॉन बाहर निकल रहेंगे, यहाँ से हमारे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे एंड ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2H2O बाहर 2H2O मतलब वाटर की स्प्लिटिंग हुई, तो एक पर्टिकुलर स्टेज में ऐसा चलता है। तो इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में कौन होता है, यहाँ पे होता है आपका मैग्नीज। यहाँ पे कौन होगा, मैग्नीज प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि वाटर की स्प्लिटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आया बच्चों समझ में बात। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि D का तो 1 है, तो पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि D1 कहाँ है।
ठीक है, हमने स्टेटमेंट से आइडिया लगा लिया। तो D1 बच्चों, इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे देखो D है, D में थर्ड, तो 1 को एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर D है तो इसको ऐसे लगा देता हूँ A B C एंड D, डन है। तो देखो यहाँ पे D, यहाँ पे इसमें भी थर्ड है तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। तो या तो हमारा आंसर होगा क्या, या तो हमारा आंसर होगा B या हमारा आंसर होगा C, पहली बात तो, ठीक है, या तो हमारा आंसर होगा B या हमारा आंसर क्या होगा C। अब देख लेते हैं क्या आंसर होता है हमारा। तो फर्स्ट हमारा जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का काम किसने कर दिया, मैग्नीज ने कर दिया है। अब सेकंड ऑप्शन देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से इन्होंने बोला है कि पॉलन जर्मिनेशन, कि देखो पॉलन जर्मिनेशन, तो बच्चों आपको एक बात बता दूं कि पॉलन ट्यूब इलोंगेशन करना हो, अगर पॉलन ट्यूब इलोंगेशन करना हो, फ्लावरिंग के लिए या आपका पॉलन जर्मिनेशन के लिए, कौन सा एलिमेंट आपका रेस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बोरोन। कौन होता है, बोरोन। जहां भी ये नाम आ जाए पॉलन ट्यूब का, आप आंख मीच के टिक कर देना बच्चों बोरोन के ऊपर। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, सेकंड। अब सी सेकंड कहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी आपका सी सेकंड है, यहाँ पर भी सी सेकंड ही है। तो हमें वेरिएशन कहाँ देखने को मिल रही है, 1 और 2 के अंदर वेरिएशन देखने को मिल रही है। 1 और 2 मतलब ए एंड बी वाले ऑप्शन के अंदर वेरिएशन देखने को मिल रही है। इसी से आइडिया लगेगा कि आंसर बी सही होगा या ए सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, इन्होंने बोला रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस और IAA सिंथेसिस। तो देखो बच्चों क्या है, अगर हम बात करें IAA सिंथेसिस, हमें पता है कि इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीन, ऑक्सीन के लिए जो प्रीकर्सर होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीकर्सर कि इंडोल एसिटिक एसिड, इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन, तो ऑक्सीन का प्रीकर्सर कौन है, कौन सा अमीनो एसिड ऑक्सीन का प्रीकर्सर है बच्चों, जल्दी से बता दो, क्या ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन इज ए ऑक्सीन, ऑक्सीन का क्या है, प्रीकर्सर है, ऑक्सीजन हार्मोन का प्रीकर्सर है। इस ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है बच्चों, उसका नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन सिंथेज। सिंथेटिक। अब इस एंजाइम को बनाने के लिए आपको क्या है, एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि ये आपके जो एंजाइम है ये कब एक्टिव होगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। ये एंजाइम जो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज है ये इनएक्टिव हो जाता है अगर मैं इसको क्या नहीं दूं, इसको मैं Zn+2 नहीं दूं तो, या मैं Zn++ लिख सकता हूँ इसको, समझ में आ रहा है। तो अगर जिंक प्रेजेंट नहीं होगा तो ट्रिप्टोफैन का जो बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, ये बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ऑक्सीजन क्या है आपका, इंडोल एसिटिक एसिड। तो आपका जिंक के अंदर बी क्या हो जाएगा, आपका बी, आपका जिंक किस काम आ रहा है, जिंक काम आ रहा है आपके इंडोल एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में। तो बी अगर हम देखते हैं तो बी यहाँ पे थर्ड है और बी यहाँ पे फोर्थ है, तो हमें ये तो पता चल गया कि आंसर सी सही होगा, ठीक है। अब आयरन देख लेते हैं, तो आयरन इज रेस्पॉन्सिबल, आयरन रेस्पॉन्सिबल क्या, कि रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, कि अगर मेरे को क्लोरोफिल को बनाना है तो मेरे को क्या चाहिए, आयरन चाहिए होता है, ठीक है। आयरन आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड, यार आप बोलते हैं रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने जब अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हमें पता है, या हम यहाँ पे भी देख लेंगे कि यहाँ पे भी क्या होते हैं, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइक अगर मैं फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करता हूँ फियोफाइटिन से QA QB साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6F एंड देन प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से ये कहाँ आ गया P700, P700 से ये कहाँ चल जाएगा, ये एक्साइटेड फॉर्म के अंदर आएगा, ये एक्साइटेड फॉर्म में आएगा। देन हमें पता है कि यहाँ से क्या होता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से अपन बोल सकते हैं पैराडॉक्सिन। आ रहा है समझ में बात को। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे बात कर सकते हैं, या हम बोलते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, अगर हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे हम रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पे कौन है बच्चों, यहाँ पर इस जगह पे कौन है, यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में Na
NaDH2 की स्प्लिटिंग हुई, सॉरी उसका ब्रेकडाउन हुआ, तो NaDH2 का ब्रेकडाउन होगा तो ये देखो Na प्लस के अंदर ब्रेक होगा, ठीक है। एंड देन हमें पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, तो ये किसको मिलेंगे, ये किसको मिलते हैं FMN को, FMN से आपके किसको मिलते हैं FeS को, किसको मिलेंगे FeS को। एंड देन यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्यू साइकिल चल रही होती है, यहाँ पे कौन चल रही है, यहाँ पे क्यू साइकिल चल रही है, तो देन यहाँ से इसके पास आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखो FeS यहाँ पर भी आता है। एंड देन यहाँ पे हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स सेकंड में भी FADH2 इज कन्वर्टेड इनटू FAD प्लस, एंड देन यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये FeS के पास ही जा रहे हैं। तो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स या आयरन की तो बहुत ही रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रेस्पायरेशन हो चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, ETS चलाना हो तो भी आयरन चाहिए। आयरन डिफिशियंसी में रेस्पायरेशन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ETS नहीं चला पाएंगे अपन, ठीक है। आप ग्लाइकोलाइसिस चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप TC साइकिल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप बोलो कि ETS चला लेंगे हम, नहीं, आयरन की डिफिशियंसी से नहीं कर सकते। तो आयरन आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंड रेस्पायरेशन रिएक्शन। तो आयरन, आयरन की क्या बोल सकते हैं अपन कि आयरन, आयरन क्या है एक तरह से कि आयरन और क्यों रिक्वायर्ड है कि आयरन क्या है, रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। आपकी जो क्लोरोफिल A B C D है, ठीक है, इनकी अगर आप इनकी बात करते हैं, इनके बायोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो क्लोरोफिल को बनाने के लिए भी आयरन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, नोट कर लीजिए बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following elements is responsible for maintaining turgor in cell। ओके, ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कि मेंटेन कर रहा है टर्गर इन सेल, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स बोल सकते हैं हम। तो देखो बच्चों क्या होता है, ये एक मैं पर्टिकुलर सेल बना के जा रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है। यहाँ पे कौन है मेरा, यहाँ पे कौन है, ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है, कौन है ये, इस सेल के अंदर ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे मुझे पता है कि आपका एक तरह से यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से लॉ लिख देते हैं स्टार्च। स्टार्च का अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ बच्चों, तो ये स्टार्च किस में टूटेगी, ये टूटेगी किसके अंदर, आपके मैं बोल देता हूँ ट्रायोज शुगर, ठीक है, ट्रायोज शुगर। अब ये ट्रायोज शुगर कि अगर हम बात करें या इसको अपन देखिए कि इसको अगर हम ट्रायोज शुगर की बात करें, ये किसके अंदर, दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, दोबारा डायग्राम नया बनाना है। गलत बन गया रे भाइयों, so next question is which of the following element is responsible for maintaining turgor in cell। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सेल टर्जिडिटी को क्या करता है, मेंटेन करके जा रहा है, ठीक है। सेल टर्जिडिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आप भी देख लेते हैं। देखो बच्चों क्या है ये मैं बना रहा हूँ क्या, एक तरह से आपका एपिडर्मिस, प्लांट एपिडर्मिस है, और ये क्या है, ये आपके स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा हो गया आपके, ठीक है, ये लो, और एज वेल एज ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, डन है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पर ये देखो ये एक पर्टिकुलर एक सेल है, ये तो पता चल गया कि अगर मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ये स्टोमेटा, ये क्या है, स्टोमेटा है। तो आपको ये तो पता चल गया है कि यहाँ पर ये आप बात किसकी कर रहे हैं, हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात करें क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत आपके प्लांट को भी होती है, लाइक हमें है तो प्लांट को भी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि रेस्पायरेशन तो हम भी करते हैं ना, आप रेस्पायरेशन आप भी करोगे, ETS तो आपकी बॉडी के अंदर भी चल रहा है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास भी है। अब देखो क्या है, यहाँ पर सेल के पास, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट है,
क्या है ये है क्लोरोप्लास्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं C3 साइकिल चल रही है। यहाँ पर आपका जो फूड स्टोर हो रहा है, मतलब C3 साइकिल में हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो ग्लूकोज जो बना रहे हैं हम, तो वो फूड स्टोर किस में होगा, ये एज ए स्टार्च स्टोर हो रहा है। स्टार्च को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो बच्चों आपको बताओ जल्दी से कि क्या होगा, ट्रायोस शुगर, अब देखो ट्रायोस शुगर, देन क्या होगा यहाँ पे फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर ब्रेक डाउन हो सकता है। हमें पता है स्टोमेटा ओपन है तो एनवायरनमेंट में बाहर कौन थी, CO2 है। CO2 क्या हो गई, अंदर आ गई। ये CO2 क्या हो गई, अंदर आते ही यहाँ पर क्या होगा, H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये बाइकार्बोनेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी HCO3-। नाउ ये फास्फोइनोल पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, इन द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर है फास्फोइनोल पायरुवेट, एंड यहाँ पे एक बाइकार्बोनेट आयन आ गया, एक कार्बन और ऐड कर देता हूँ तो ये क्या बना लेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, विच आर 4 कार्बन स्ट्रक्चर। नाउ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू मैलेट, और मैलेट देन क्या होगा, यहाँ पर हमारे क्या है, यहाँ पे एक हमारी क्या है, वॉक्यूल है। क्या है ये, वॉक्यूल। इसमें क्या होगा, ये मैलेट एज ए मैलिक एसिड ये स्टोर फॉर्म में होगा। और यहाँ से क्या होता है, जब मैलेट का मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ से क्या होती है, एक H+ आयन बाहर निकलते हैं। तो ये H+ आयन क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और बाहर आपके सेल के बाहर क्या है, K+ आयन की कंसनट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो K+ आयन क्या होते हैं, अंदर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयन क्या होते हैं, अंदर की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरियर होता है, ठीक है, चैनल होता है, इसको हम बोलते हैं H+ K+ पंप। समझ में आया। यहाँ पे और कौन अंदर आता है, यहाँ पे क्लोरीन अंदर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये बॉडी के अंदर आए जा रहे हैं, सॉरी सेल के अंदर आए जा रहे हैं, लाइक प्लांट सेल के अंदर आए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होता है, हमारी सेल की क्या होती है, टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है। हमें पता है कि क्या है, CO2, मतलब ये क्या है, अगर हम देखिए कैम पाथवे के अंदर, CAM पाथवे, कैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर, जब स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फास्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, एंजाइम नेम इज PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, देन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू मैलेट, एंड मैलेट एज ए स्टोर क्या होगा, वॉक्यूल के अंदर स्टोर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, वॉक्यूल में स्टोर हो रहा है। अब भाई साहब क्या हो रहा है, देखो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, मैलेट क्या हो रहा है, स्टोर हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। H+ आयन बाहर जा रहे हैं, K+ आयन अंदर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो ये सेल क्या थी, अब क्या हो रहा है, सेल के अंदर प्रेशर लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा मैलेट बन गया है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन अंदर आ गए हैं। तो सेल क्या थी, पहले तो क्या थी, नॉर्मल थी, अब वो क्या हो गई है, टर्जिड हो गई है। आ रहा है समझ में। तो सेल फूल गई है। तो सेल का फूलना मतलब हमने बोला कि भाई अंदर से एक प्रेशर लग रहा है सेल को, क्योंकि सेल को अंदर से जो प्रेशर लग रहा है तो हम बोलते हैं उसका टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया है। तो ये हम बोलेंगे सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज हो गई है। समझ में आ रहा है। तो सेल टर्जिडिटी के लिए यहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल आ रहा है, क्या पोटेशियम आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल टर्जिडिटी, डेफिनेटली, क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम, क्योंकि हम कैम पाथवे के अंदर नाइट टाइम के अंदर हम क्या देखते हैं, नाइट टाइम के अंदर हम देखते हैं कि स्टोमेटा ओपन होते हैं। नाइट में क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं ताकि कम वाटर लॉस हो सके। क्योंकि डे टाइम में अगर स्टोमेटा ओपन करूंगा तो हमें पता है सनलाइट भी है, लाइट अगर डायरेक्ट अगर प्लांट पे पड़ी, लीफ पे पड़ी, तो वहाँ से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा तो क्या होगा, वाटर लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। तो लीफ जल भी सकती है। अगर वाटर बहुत ही कम है उस प्लांट को तो लीफ जल जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा
अगर मैं क्या करके जाऊंगा तो इन प्लांट ने CAM प्लांट ने क्रेसुलिसी एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स या अपने पाथवे के अंदर देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है नाइट के अंदर क्या होता है प्लांट अपने स्टोमेटा ओपन कर देते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो CO2 जो है अंदर आती है सेल के। CO2 जैसे अंदर आती है तो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है फूड एज ए स्टार्च के फॉर्म में स्टोर फॉर्म में रहता है। तो स्टार्च क्यों रह रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि C3 साइकिल चल रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और C3 साइकिल में क्या होता है हमें पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ग्लूकोज 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 बने जा रहे हैं, तो वो क्या होंगे बाद में एक तरह से हम बोलेंगे ग्लूकोज क्या मोनोसेकेराइड, स्टार्च क्या है पॉलीसेकेराइड, बहुत सारे ग्लूकोज है इसके अंदर, समझ में आ रहा है। तो अब स्टार्च एज ए स्टोर फॉर्म में बैठ गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब जब नीड आ रही है तो स्टार्च क्या होगा ट्राइस शुगर के अंदर ब्रेक डाउन होगा, 3 कार्बन शुगर में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ जैसे कि लाइक आपके गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ए ट्राइस शुगर, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज ए ट्राइस शुगर, 3 फॉस्फोगिल्स एल्डिहाइड इज ए ट्राइस शुगर, 3 कार्बन स्ट्रक्चर इज ए ट्राइस शुगर। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा ट्राइस शुगर मतलब ने गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। उससे मैं क्या बना लूंगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। कैसे बनाऊंगा गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-bis phosphoglycerate, 1,3-bis phosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate, and 2-phosphoglycerate is converted into with the help of enolase enzyme which that is converted into phosphoenol pyruvate। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड देन phosphoenol pyruvate is converted into oxaloacetic acid, why because यहाँ पे क्या हो रहा है phosphoenol pyruvate is a 3 कार्बन स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे एक कार्बन हमने किससे ले लिया बाइकार्बोनेट आयन से ले लिया, तो यहाँ पे एक कार्बन और ऐड हो गया तो ये ऑक्सोलोएसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। एंड देन ऑक्सोलोएसिटिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू मैलेट एंड मैलेट एज ए क्या होगा वॉक्यूल, इन वॉक्यूल या क्या होगा एज ए फूड स्टोर हो जा रहा है पूरी नाइट स्टोर फॉर्म में आएगा। तो उससे क्या हो रहा है मैलेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, सेल के अंदर K+ आयन ज़्यादा आए जा रहे हैं, तो उससे सेल एजिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल, तो मैग्नीशियम इज रॉन्ग आंसर, सोडियम इज रॉन्ग आंसर, डेफिनेटली पोटेशियम इज ए करेक्ट आंसर, कैल्शियम आल्सो रॉन्ग, ओके सी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, ये बोल रहे हैं कि आयरन जो प्लांट ऑब्जर्व करते हैं वो किस फॉर्म के अंदर करते हैं, फेरिक फॉर्म में करते हैं, फेरस फॉर्म में करते हैं, दोनों ही फॉर्म में करते हैं, किस फॉर्म में। तो देखो जनरली अगर हम बात की जाए जो आयरन जो आपका ऑब्जर्व होता है प्लांट के थ्रू वो फेरिक फॉर्म के अंदर होता है, किस फॉर्म में होता है फेरिक Fe3, ठीक है फेरिक फॉर्म में होता है। बट अगर जनरली हम देखें कि एक्टिव फॉर्म जो मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, वो फेरस होती है। एब्जॉर्व तो आप मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द अगर अपन आयरन की जो अपटेक देखते हैं एब्जॉर्प्शन देखते हैं वो किसके थ्रू होती है फेरिक आयरन ऑब्जर्व होता है। बट अगर देन क्या होगा ये जो एक्टिव फॉर्म देखेंगे इसके प्लांट के अंदर वो होती है फेरस, ठीक है। ये स्टोर कहाँ होते हैं, ये स्टोर कहाँ होते हैं, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, आयरन प्रोटीन complex which are known as phytoferritin, ठीक है। मतलब ये इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चंस ने ये बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आयरन इज ऑब्जर्व, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है किस पे कि ये ऑब्जर्व किस फॉर्म में होता है। तो देखो एक और चीज़ है कि अगर अपन हायर स्टडी देखते हैं तो हायर स्टडी के अंदर आपको मोस्टली आंसर देखने को मिलेगा कि फेरिक एंड फेरस बोथ। बट अगर अपन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देख रहे हैं क्योंकि आपका आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देना है, नीट का आंसर देना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस के अंदर अगर हम देखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आपका फेरिक आयरन मोस्ट सुटेबल आंसर है। और अगर देखा जाए देखो हायर स्टडी के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो वहाँ पे ये लिख रहा होता है कि वहाँ पे भी ये बोल रखा होता है कि आपको जनरली जो ऑब्जर्व करते हैं प्लांट वो ऑब्जर्व किस फॉर्म में करते हैं, मोस्ट ऑफ द फॉर्म क्या होती है फेरिक फॉर्म होती है Fe+3, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Fe+++ और इसको लिख सकता हूँ Fe++, ठीक है। और आपका जो फेरस होता है ना वो मेटाबॉलिकली जो एक्टिव फॉर्म होती है ना बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव फॉर्म में जो कौन सा मिलेगा तो Fe2+ में सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में मिलेगा। आप जो सबसे ज़्यादा कौन किस फॉर्म में होता है Fe+3 फॉर्म में होता है। आया समझ में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इज ए
करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप। देखो बच्चों ये क्या है, अगर अपन बात करें तो ये मेरी रूट टिप है, ये रूट टिप है, ठीक है। तो इस रूट टिप के यहाँ पर अगर हम बात करें, एक क्या होता है, चैनल टाइप में होता है, इससे क्या होता है कैल्शियम+2 जो आयंस होते हैं ना वो अंदर अपटेक होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये रूट टिप, अगर ये रूट टिप पर अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले यहाँ पे भी आपको पता है कि सेल्स है, सेल्स है तो यहाँ पे स्पिंडल भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे आपके क्या होंगे स्पिंडल, तो स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं ना, या अपन बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, वो अरेंज फॉर्म में नहीं होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे यहाँ पे हम बात करें ये कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये अरेंज फॉर्म के अंदर नहीं है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम+2 यहाँ पे कुछ ऐसी सिग्नलिंग चलती है, यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शनिंग होती है कि ये आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो अरेंज फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, ये अरेंज फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि ये क्या होंगे, जैसे अरेंज होंगे तो ये क्या होता है आपके रूट टिप के इलोंगेशन करने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, रूट इलोंगेशन करने के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कैल्शियम+2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, ये क्या होगा लोकेटेड होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे सिग्नलिंग भी चालू करते हैं, कुछ ऐसे फंक्शनिंग एक्टिविटी चालू करते हैं, जिससे क्या होता है कि सेल आपके सेल की क्या होती है ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो हम बात करें, और आपको पता है कि ये एक तरह से सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, स्पेशली मिडिल लैमेली फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे ये एज ए कैल्शियम पैक्टेट के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा भी यही है कि विच इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप। तो रूट टिप के लिए हम बात कर सकते हैं कि रूट टिप फॉर्मेशन करना हो, मतलब आपका रूट डेवलपमेंट करना हो, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन करना हो, तो आपका माइटोटिक डिवीजन में आपकी हेल्प करनी हो, ठीक है, आपका आपके एक तरह से माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट करवाना हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए आपका क्या होता है, आपका मोस्ट ऑफ द केस के अंदर कौन काम आता है, आपका कैल्शियम काम में आता है। तो जिंक आपका काम में नहीं आएगा, फेरस काम में नहीं आएगा, मैग्नीज नहीं आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब ये इजीली डिटेक्टेबल होंगे, ठीक है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है 1 to 10 mg/g/ग्राम ऑफ ड्राई वीट, ठीक है। व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे इन्होंने बोला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो कि इजीली डिटेक्टेबल होते हैं, जो इजीली डिटेक्टेबल नहीं होंगे वो माइक्रो में आ जाएंगे, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। इनकी अगर कंसंट्रेशन देखी जाए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो 1 to 10 mg/ग्राम ऑफ ड्राई वेट होती है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। तो देखो कौन होते हैं, CHON, कौन, याद कर लोगे, कौन CM, कौन CM एंड SPP, आपको याद करना है बस, कौन CM SP पुलिस, कौन CM SP पुलिस, P आप पुलिस बोल सकते हो, कुछ भी, ट्रिक है ट्रिक। C फॉर कार्बन हो गया आपका बच्चों, H फॉर हाइड्रोजन हो गया आपका, O फॉर ऑक्सीजन हो गया आपका, N फॉर नाइट्रोजन हो गया, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, S फॉर सल्फर, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, लाइक मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, ठीक है। P फॉर पोटेशियम, ठीक है, एंड P फॉर
फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी आपको पता है एटीपी के अंदर भी होता है, ठीक है वजन। तो ये आपको कैसे याद करना है, कौन एसपी, कौन सीएम, एसपी, पुलिस, ऐसे याद कर लो इजीली, ज़्यादा आपको ट्रिक नहीं लगानी है, आप इतने याद कर लोगे ना, CHON कौन, CM SP, P फॉर पुलिस बोल सकते हो, कौन CM SP पुलिस ऐसा बोल सकते हो। आप इतना याद कर लोगे, आपको याद हो जाएगी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस, ठीक है। तो आपके 9 आपके क्या है, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। इसमें कौन आता है, उसके अंदर कौन, SP, कौन, CM SP पुलिस, ये आते हैं। मतलब कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, आपका कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सल्फर आता है, पोटेशियम आता है, फॉस्फोरस आता है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं को देखना है इसके अंदर, ठीक है। ये एक याद कर लो, रिमेनिंग ऑल आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक याद कर लो, बाकी सारे के सारे क्या है, माइक्रो में आ जाते हैं, बस इतना सा देखना है आपको, ठीक है। तो हमें पता है मॉलिब्डेनम इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम डेफिनेटली आपका क्या है, आपका मैक्रो है, बट यहाँ पे इन्होंने बोला ऑल 3 बोल दिया इन्होंने। मैग्नीज, मैग्नीज आपका क्या आ गया, एक तरह से माइक्रो में आ गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। नाइट्रोजन, डेफिनेटली नाइट्रोजन देखो ये रहा, ठीक है। पर निकल, निकल, निकल आपका बोला है कि माइक्रो में आएगा ये, ठीक है। एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस डेफिनेटली मैक्रो ही है। बोरोन, बोरोन है क्या यहाँ पे, नहीं है, ठीक है, हटा दो इसको। जिंक हटा दो इसको, मैग्नीज हटा दो इसको, रॉन्ग। आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, रॉन्ग। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर तो दे ही नहीं रखा यहाँ पे, इस क्वेश्चन में ही करेक्ट आंसर नहीं है बच्चों। नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ MCQ है, तो देखा जाए तो इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें ऑल 3 बताने हैं, ऑल 3 बताने हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑल 3 के हिसाब से देखने बैठे हैं तो नहीं है, हाँ, पर हम इनमें ये बोले कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं कि देखो इसमें नाइट्रोजन आ गया है, निकल निकाल सकते हैं, फॉस्फोरस आ गया है, तो यहाँ पे 2 आंसर है, यहाँ पे क्या है, 2 बोल सकते हैं कि देखो नाइट्रोजन इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फॉस्फोरस इज आल्सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सिंगल मैग्नीशियम ही दिया है, यहाँ पे एक सिंगल मैग्नीशियम ही आपका क्या है, मैक्रो में आता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बताए कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा ऑप्शन में आ रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किस में आ रहे हैं, तो हम बी आंसर लगा सकते हैं, अदरवाइज नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये आंसर ही नहीं दे रखा बच्चों, ठीक है। आपको इजीली याद कर सकते हो, CHON कौन, CM SP P, समझ में आ गया, एक ट्रिक से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपको ये याद हो गए, अगर आपको फिंगर टिप्स पे है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपके फिंगर टिप्स पे तो माइक्रो रिमेनिंग और आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप इजीली लगा सकते हो। अगर इनकेस कोई भूल भी जाते हो, इनकेस कोई ऑप्शन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे आते ही आते हैं, तो उस केस के अंदर अगर आपको एक याद है, अगर आपको माइक्रो याद है तो मैक्रो याद मत करो, मैक्रो याद है तो माइक्रो याद करने की जरूरत नहीं, एक याद कर लो, रिमेनिंग ऑल आर मैक्रो, मैक्रो याद है तुम, अगर मैक्रो याद है तो रिमेनिंग ऑल आर माइक्रो। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर कुछ भी नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे हैं हम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो कम फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि H2O वाटर मॉलिक्यूल से ही हमारा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो देखो क्या होता है कि अगर मेरे को क्या करना है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करना है, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे PS सेकेंड है, P680 है, ये क्या है आपका PS सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड, लाइट आई, ये क्या होंगे एक्साइटेड फॉर्म में आ जाएंगे। एक्साइटेड फॉर्म में आने के बाद यहाँ ये क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक तरह से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एंड देन क्या करेंगे आपका नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक होता है, तो ये नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है इस रिएक्शन सेंटर के पास में, उसकी मुझे क्या करनी है, कमी को दूर करना है। तो कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे क्या होंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर अपन देखें एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कंटिन्यू होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, एक तरह से वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर स्प्लिटिंग होती है। तो एक पर्टिकुलर स्टेज के अंदर यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। लाइक यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 5 स्टेज होती हैं। लाइक एस जीरो से S1 में हम जाते हैं, स्टेज के अंदर जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। S1 से S2 में जाएंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है। S2 से S3 में जाएंगे तो एक S3 में जाएंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर आता है। S3 से S4 में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर स्टार्टिंग स्टेज यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये पूरी स्टेज कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, अपना ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो जाएगा। और हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा, मैं वाटर की स्प्लिटिंग करता हूँ, अगर 2H2O वाटर की स्प्लिटिंग करूँ तो यहाँ पे मेरे को 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे O2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है फिर देन, ये क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे एक प्रोटीन होती है D1 प्रोटीन। D1 प्रोटीन के अंदर यहाँ पे एक होता है टायरोसिन मॉलिक्यूल YZ, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये क्या करता है, आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, ये आगे ट्रांसफ़र करता है और ये इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई थी वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है हमारी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, हमें बोलो वाटर की स्प्लिटिंग करवानी है तो यहाँ पे कोर में, यहाँ पे इस प्रोटीन के पास, इस कॉम्प्लेक्स के पास में क्या होते हैं, एक आयन होता है प्रेजेंट जो इसको एक्टिव करता है, वो होता है मैग्नीज आयन, और एक होता है हमारा क्या, क्लोरीन आयन। कौन कौन से आयन होते हैं, मैग्नीज एंड क्लोरीन, जो कि क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करने का काम करते हैं या इसको कंटिन्यू करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ने भी यही बोला है कि द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो ऑक्सीजन का क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया ड्यूरिंग क्या हुई है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी लाइट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है। कहाँ होगी हमारी, ये हमारी होती है कहाँ पर, ग्रेना में। ग्रेना कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट में है ना, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में प्रेजेंट होगी। आया बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगी, अगर वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, आपका ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ से जब वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, वापस से कॉम्प्लेक्स, आपके रिएक्शन कॉम्प्लेक्स के पास चले गए या रिएक्शन सेंटर के पास चले गए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की अपन ने कितनी स्टेज देखी, 5 स्टेज देखी। कौन कौन सी स्टेज, S0 स्टेज, S0 से S1, S1 से S2, ठीक है। S1 से S2, S2 से S3, S3 से S4, तो कितनी स्टेज है, 1 2 3 4 5, और हर एक स्टेज में जब अपन देखते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे ये देखो, देन यहाँ से क्या निकल रहा है, अपना वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, और यहाँ पे देखे तो एक तरह से यहाँ पे कौन आ रहा है, ये कौन है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही, और यहाँ से क्या निकलेंगे, अपने 4 प्रोटॉन बाहर निकल जाएंगे, H+ आयन बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं आगे हमारे, ये एक साथ क्या होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये एक साथ आपके क्या होते हैं, आपके रिएक्शन सेंटर को डायरेक्ट मिल जाएंगे। ये रिएक्शन सेंटर को डायरेक्ट नहीं मिलता बच्चों, यहाँ पे एक D1 प्रोटीन होगी ना, उनको मिलते हैं पहले ही, ठीक है। तो ऐसे ये पूरी की पूरी कंटिन्यूटी चलती है, और इस ऑक्सीजन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर की स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर देखना है हमें, कौन सा, एक तो मैग्नीज एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम रॉन्ग, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन रॉन्ग, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, सी आंसर इज ए करेक्ट, पोटेशियम रॉन्ग।
तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है बच्चों, ये नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे कौन से मिनरल है जो कि लार्ज अमाउंट के अंदर मिल रहे हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। तो लार्ज अमाउंट में मिलने वालों को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको पता है कि इनकी कंसंट्रेशन 1 to 10 mg/g ऑफ ड्राई वेट, इतनी होती है इनकी। ठीक है, अब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कौन होते हैं, ये कौन है, CHON, कौन है ये। तो हम क्या लिख रहे हैं, कैसे याद करेंगे इनको, कौन SP, कौन CM, SP पुलिस, ऐसे याद कर लो, कौन SP CM पुलिस, इतने में याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, ये क्या है हमारे 9 क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, कैसे याद करोगे, कौन SP, कौन CM, SP प्लस, बस इतना से याद करना है। अब इसको क्या करना है, कैपिटल वर्ड जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है उसको आप लिख लो। सी, कार्बन से C लिख लिया, हाइड्रोजन से H, ऑक्सीजन से O, नाइट्रोजन से N, कैल्शियम से C, मैग्नीशियम से M, सल्फर से S, पोटेशियम से P एंड फॉस्फोरस से P। तो कैसे याद करोगे, कौन CM SP प्लस, इतना याद कर लो, याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या है, हमें क्या देखना है कि यहाँ पे इन्होंने बोल ही दिया है कि मिनरल नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट इंक्लूड। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन है यहाँ पे ऑप्शन के अंदर। देखो, पोटेशियम डेफिनेटली होता है, फॉस्फोरस होता है, बस सेलेनियम एंड बोरॉन इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, मैं रॉन्ग कर देता हूँ। मैग्नीशियम सही बात है, सल्फर भी सही बात है, पर आयरन एंड जिंक इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, रॉन्ग आंसर। फॉस्फोरस करेक्ट, पोटेशियम करेक्ट, सल्फर करेक्ट, कैल्शियम करेक्ट। ओहो, ये सारे के सारे आ गए यहाँ पे। हाँ, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। डी में भी देख लेते एक बार, कैल्शियम सही बात है, मैग्नीशियम सही बात है, और मैग्नीज एंड कॉपर इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इतना से याद कर लोगे ना तो आप मोस्टली आंसर लगा लोगे। ये नीट की MCQ है। कैसे ट्रिक याद करोगे, कौन CM SP प्लस, कौन मतलब C फॉर आप कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, S फॉर सल्फर, P फॉर पोटेशियम एंड P फॉर फॉस्फोरस। इतना से याद करना है एंड देन आपको क्या हो जाएगा, इस ट्रिक से ही आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे मोस्टली आप आंसर लगा लोगे। आगे समझ में, नोट कर लीजिए बच्चों, करेक्ट आंसर इज C, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज deficiency symptoms of nitrogen and potassium are visible first। तो देखो, ये both are mobile element, ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, मोबाइल एलिमेंट है। तो मोबाइल एलिमेंट है तो ये क्या करके जाएंगे, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक तो होता है इमोबाइल, ठीक है, जो कि एक जगह पर पर्टिकुलर जगह पर ही है। तो इमोबाइल अगर है तो वहाँ पे तो हम बोलेंगे कि वो यंगर टिश्यूज़ के अंदर सबसे पहले हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो बन रहा है उसके अंदर इफेक्ट देखे जा रहे हैं। ठीक है, अगर मोबाइल है, मोबाइल में अगर हम देखते हैं तो ये क्या करते हैं, जो अपना इफेक्ट देखने को मिलता है इसमें ओल्डर लीफ में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, ओल्डर। ठीक है, ओल्डर लीफ में देखने को मिल सकता है, या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें साइनिसेंट लीफ होती है ना,
सेनेसेंट लीफ, इनके अंदर क्या होता है, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। लीफ क्या होती है, येलोइश हो जाएगी, देन क्या हो जाएगी, एक तरह से उसके अंदर एजिंग आ जाएगी। सेनेसेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से अपन बोलेंगे कि लीफ की या क्या हुई, एजिंग आ गई है। सेनेसेंट में मतलब एजिंग आना, एजिंग एक पर्टिकुलर टिश्यूज में आ सकती है, पर्टिकुलर आपके एक ऑर्गन में आ सकती है, लीफ में भी आ सकती है, लीफ सेनेसेंस हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लीफ सेनेसेंस कैसे होगी, लीफ क्या पहले क्या थी, ग्रीन थी, देन धीरे 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 क्या होगी, येलो होगी, येलो इससे क्या होगा, एक तरह से वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही मुरझा जाएगी, एंड देन क्या हो जाएगा, वो टूट के गिर जाएगी, ठीक है, उसकी उम्र हो गई। तो ये अगर मोबाइल एलिमेंट की अगर डिफिशियंसी करोगे आप मोबाइल एलिमेंट की, तो आपको क्या डेफिशिएंसी का इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, ओल्डर लीफ में देखने को मिलेगा। और या ओल्डर लीफ को हम बाद में क्या बोल सकते हैं, ओल्डर मतलब पुरानी हो गई है, जिसकी उम्र हो गई है, जिसकी उम्र हो गई है। तो जिसकी उम्र हो गई है तो हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम क्या बोलेंगे उसको सेनेसेंट लीफ, कि भैया एजिंग की तरफ चली गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या देखेंगे यहीं। तो देखो, deficiency symptom of nitrogen and potassium are visible first in senescent leaf. A is the correct answer. Younger leaf, not roots and buds. Wrong answer. आया समझ में कि अगर मोबाइल एलिमेंट है तो ओल्डर, ओल्डर को हम क्या बोल सकते हैं, सेनेसेंट लीफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, एजिंग, ठीक है। तो ओल्डर मतलब क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मतलब ये पहले होगी है, यंग मतलब अब उगेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, ए इज ए करेक्ट आंसर। Next question is, a few normal seedling of tomato were kept in dark room। मतलब आपने क्या करा है कि सीडलिंग थे टोमेटो को, उनको आपने कहाँ रख दिया, डार्क रूम में रख दिया है, मतलब उसको लाइट नहीं दी जा रही है, ठीक है। एंड देन उन्होंने बोला कि आफ्टर ए फ्यू डेज दे वर फाउंड टू हैव बिकम वाइट कलर लाइक एल्बिनोज। मतलब उन्होंने देखा कि कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि उस सेडलिंग से अगर हम देख रहे हैं कि एक एल्बिनोज लाइक करेक्टर शो हो रहे हैं, मतलब वाइट कलर क्या फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है। या हम देखें कि वाइट कलर करेक्टर लाइक शो हो रहा है हमारे प्लांट के अंदर, तो उसको हम बोल सकते हैं एल्बिनोज, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल यू यूज टू डिस्क्राइब देम। तो देखो क्या होता है, अगर अपन बात करें, देखो ये एक प्लांट है, इसके अंदर क्या है, जो ये लीफ है ये क्या है, देखो बच्चों, क्या ग्रीन दिख रही है आपको, दिख रही है ना। तो इस ग्रीन लीफ में हमें क्या पता है कि इसके पास क्या प्रेजेंट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट, इसलिए तो ये लीफ क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए इसकी लीफ क्या है, ग्रीन है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं कि इस वाले प्लांट की, देखो इसकी लीफ क्या है, येलोइश लीफ है, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर क्या एल्बिनोस लाइक करेक्टर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या करा था, सिर्फ इतना सा चेंज किया था कि इन प्लांट को मैंने क्या कर दिया था, डार्क में रख दिया था। तो इस डार्क में रखते ही क्या हो रहा था, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या हो रहे थे, फॉर्म नहीं हो पा रहे थे। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं बने, हम बोल सकते हैं इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट था, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट था। तो जिसकी वजह से इसकी लीफ क्या हो गई, येलोइश हो गई, क्या हो गई, येलोइश हो गई, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप किसी प्लांट को डार्क में रख रहे हो तो वो क्या करते हैं, अपनी स्टेम या मैं बोलूँ अपना इंटर नोड को इलोंगेट कर लेते हैं, इंटर नोड को क्या कर लेंगे, इलोंगेट कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होती है, इनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। हाइट इंक्रीज होने के बाद इनको क्या होती है, सनलाइट मिलती है, ठीक है। एंड देन सनलाइट मिलने के बाद ये क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फाइटोक्रोम अगेन ये क्या होते हैं, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही क्वेश्चन बोला है कि ए फ्यू नॉर्मल सीडलिंग थे हमारे टोमेटो के, उसको हमने कहाँ रख दिया, डार्क में रख दिया। डार्क में रखने के बाद क्या हो गया है, आफ्टर फ्यू डेज दे वर फाउंड टू हैव बिकम वाइट कलर लाइक एल्बिनोज। तो यहाँ हमें एक वाइट करेक्टर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू यूज टू डिस्क्राइब देम। तो अगर डार्क में किसी प्लांट को रखते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइट की इच्छा के चक्कर में, लाइट चाहना चाहते हैं, वो सनलाइट चाहिए उनको, तो वो क्या करते हैं, अपने हाइट इलोंगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेम होता है ना, जो देखने को मिलता है, वो क्या होता है, वीक स्टेम देखने को मिलेगा आपको। कैसे स्टेम देखने को मिलेगा, वीक स्टेम देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। एंड यहाँ पे जो होता है इंटर नोड क्या होता है, इलोंगेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले को कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इटियोलेशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इटियोलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, इटियोलेशन। और ऐसे प्लांट को हम क्या बोल के जाएंगे, इटियोलेटेड प्लांट। ऐसे प्लांट को हम क्या बोल के जाएंगे, इटियोलेटेड प्लांट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन, क्या म्यूटेशन हुआ है इनके अंदर, नहीं हमने म्यूटेशन तो करा ही नहीं है, नॉर्मल प्लांट था, डार्क में रख दिया, एल्बिनोस लाइक करेक्टर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, म्यूटेशन तो ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, एम्बोलिस्ट ऐसा भी कुछ नहीं है। इटियोलेशन डेफिनेटली सी इज द करेक्ट आंसर। डिफोलिएशन, क्या लीफ का गिरना, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो सी इज ए करेक्ट आंसर बच्चों, सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। So next question is, which of the following element is constituents of biotin? Okay, तो बायोटिन अगर हम देखें कि बायोटिन के अंदर इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, तो देखो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ऐसा आप बना लोगे, इजीली बन जाएगा। देन सी एच, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सी एंड एच। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या होगा आपका CH2 ग्रुप होगा, यहाँ पे CH2 ग्रुप, और यहाँ पे क्या है CH2 COOH। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या है, ये देखो ये मेरी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिन। तो बताओ कौन सा कॉन्स्टिट्यूट आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्या मैग्नीशियम देखने को मिल रहा है, नहीं। क्या कैल्शियम देखने को मिल रहा है, नहीं। फॉस्फोरस, बिल्कुल भी नहीं। क्या सल्फर देखने को मिल रहा है इसके स्ट्रक्चर में, सल्फर, ये देखो सल्फर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच CH2, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच CH2 4 COOH। ठीक है, एंड देन इनको ऐड कर देंगे आप सल्फर से। ठीक है, तो सल्फर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ये क्या होता है, अगर सल्फर देखें तो ये आपके कोएंजाइम एक ही स्ट्रक्चर में देख लो, इनमें भी ये आपको सल्फर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ग्लूटाथियोन में देख लो, ग्लूटाथियोन में आपका क्या होता है, सल्फर होता है। थियामिन पायरोफॉस्फेट, इसमें भी आपको सल्फर देखने को मिलेगा। आपको लिपोइक एसिड में भी आपको सल्फर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी होते हैं, लाइक सिस्टीन और सिस्टाइन। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं मिथियोनिन, ठीक है, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथियोनिन। ठीक है, तो सल्फर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सल्फर अगर अपन देखें ये क्या है, एक तरह से बायोटिन के अंदर भी इसका क्या होता है, ये बायोटिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर इज ए करेक्ट। नोट कर लीजिए बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट। ये बोल रहे हैं कि मैग्नीज का बताओ कि सबसे बेस्ट क्या बता रखा है मैग्नीज के बारे में। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि प्लांट के अंदर, अगर हम प्लांट की बात की जाए तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं बच्चों, सबको पता है ये बात, सबको पता है। अब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में आप क्या करते हो, दो टाइप की रिएक्शन पढ़ते हो, एक तो लाइट रिएक्शन और एक आप पढ़ते हो क्या, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर भी आप दो टाइप की रिएक्शन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पढ़ते हो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बच्चों क्या होता है, देखो कि अगर आपका ये देखो, ये आपका रिएक्शन सेंटर है P680, ठीक है, P680 आपका रिएक्शन सेंटर है। लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा,
ये एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होकर इसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, फियोफाइटिन को दे दिया। फियोफाइटिन से आपके प्लास्टोक्विनोन को दे देगा, देन आपका साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन, देन P700 कॉम्प्लेक्स को देगा, ठीक है। P700 कॉम्प्लेक्स को देने के बाद ये देन आपका P700 आपका फेराडॉक्सिन को दे देगा, आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। एंड देन हमें पता है कि ये FNR, ठीक है, FNR को देगा, वहाँ पे NADPH फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब आपकी लाइट आई तो यहाँ से हमारे 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रैवल कर गए, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर मूव करके गए इधर से, तो हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए, इन 4 इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए इन 4 इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है कि इनके इलेक्ट्रॉन किससे मिलेंगे, हमारे को क्या वाटर मॉलिक्यूल से मिलेंगे डेफिनेटली, कि यहाँ पे क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा वाटर का, या वाटर की स्प्लिटिंग होगी। तो वो स्प्लिटिंग में टाइम में कैसे मिलता है, देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है एंड क्लोरीन आपका इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स 5 स्टेज में काम करता है। एक स्टेज आपकी देखो H0 स्टेज हो गई, H0 स्टेज एकदम स्टार्टिंग वाली मान लो। यहाँ पे क्या है आपका, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। H0 से जब ये S1 स्टेज में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। S1 से जब ये S2 स्टेज में जाएगा तो ये वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। S2 से S3 फेज में जाएगा तो ये वापस से एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इलेक्ट्रॉन देगा। एक एक करके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। यहाँ पे S3 से S4 में आएंगे अपन, तो यहाँ से वापस से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अभी अपन ने दिया नहीं है रिएक्शन सेंटर को, ठीक है। एंड आपका S4 से वापस से आपका S0 एंड देन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो जाएगा। अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं कि 2H2O, अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं 2H2O। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, इतना ही देखते हो ना बच्चों आप। अब देखो क्या है, अगर अपन नॉर्मल देखते तो अब ये क्या होगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन ये कैसे जाते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है D1 प्रोटीन, D1 प्रोटीन होती है। D1 प्रोटीन के पास एक टायरोसिन मॉलिक्यूल होता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड है ना, टायरोसिन मॉलिक्यूल है। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं, इसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अब इसके पास एक एक करके आ गए, इसके पास इसने कैरी कर लिया। अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ दे देता है, इनको दे देता है रिएक्शन सेंटर को। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी वो इलेक्ट्रॉन वापस से फिल हो गए। आया समझ में, वाटर की स्प्लिटिंग करवा दी। कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। कौन से आपके एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, मैग्नीज की एंड क्लोरीन की, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये क्या है हमारा प्रोसेस का नाम है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। आया समझ में। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट, क्योंकि ग्रीन प्लांट के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे लाइट रिएक्शन चल रही है, लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर चलती है। देन हमें पता है यहाँ पे क्या होता है कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्यों हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हमारे मैग्नीज आयन की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे किसका रोल है, मैग्नीज का एंड क्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन से ये पूछा है कि मेन क्या काम आता है इसका, तो मेन काम कहाँ है इसका, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ही इसका मेन काम है। कैल्विन साइकिल रॉन्ग, ये तो डार्क रिएक्शन हो गई। डार्क रिएक्शन का अगर देखें तो यहाँ पे C3 C4 एंड C कैम्प पाथवे, ठीक है। तो C3 को अपन कैल्विन बोलते हैं, C4 को अपन हैचन सेलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इनके साइंटिस्ट के नाम पे इनका नाम दे दिया था साइकिल का, ठीक है। एंड देन नाइट्रोजन फिक्सेशन रॉन्ग, वाटर एब्जॉर्प्शन में ऐसा कोई रोल नहीं है।
हमारा रोल मेन किस में है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में है, ताकि आप फोटोसिंथेसिस कर पाओ, ठीक है, लाइट रिएक्शन कंटिन्यू कर पाओ। तो लाइट रिएक्शन होगी तो आपका डार्क रिएक्शन चलेगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH2 चाहिए होते हैं, जो कि हमें लाइट रिएक्शन से मिलते हैं। एंड देन अगर लाइट रिएक्शन कंटिन्यू हो जाती है, डार्क रिएक्शन चलती है, एंड डार्क रिएक्शन से हमारे को क्या मिलेगा, फूड फॉर्मेशन होगा। फूड फॉर्मेशन होगा तो वो क्या होता है, फूड एज ए स्टोर फॉर्म के अंदर है, एक तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और अगर मेरे को उसको ट्रैवल करवाना है तो वो एज ए सुक्रोज बना के जाएगा, सुक्रोज से पूरे के पूरे प्लांट को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। आया समझ में? तो ये हमारा ए आंसर इज करेक्ट, नोट कर लीजिए बच्चों की।